नमस्कार। कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान में जो हमारा अध्याय चल रहा था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसी में मैं आपको अगली कड़ी में बताना चाहता हूँ वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है? देखिए, यदि दो आवेश जो परिमाण में बराबर हों परंतु प्रकृति में विपरीत हो, मतलब ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, और इनको कुछ दूरी पर रख दिया जाए, ये दूरी 2L है और इनका परिमाण कितना है? परिमाण है एक का -q प्लस दूसरे का +q, लेकिन इनका मान कितना है? +q। एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इनको कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है? इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कब कहेंगे? जब दो आवेश जो परिमाण में बराबर हों परंतु प्रकृति में विपरीत हों तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आप इस तरह से लेते हैं, ये Q और ये Q और इनको R दूरी पर रख लेते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। अगर आप +2Q लेते हैं और यहाँ पे -Q लेते हैं और इनको R दूरी पर रख देते हैं तो भी ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि इसके लिए शर्त ये है कि दोनों विपरीत प्रकृति के होने चाहिए और उनके परिमाण बराबर होने चाहिए, तब हम कहते हैं इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब बात इससे एक भौतिक राशि संबंधित भौतिक राशि होती है जिसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। ये क्या होता है? ये कोई सा एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी आवेशों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा P = Q × 2L। मात्रक होगा इसका कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर होगा। ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विमी सूत्र होगा इसका, सूत्र कूलाम का हो गया हमारा AT और इसका हो गया L, अटल ATL। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पढ़ा। यदि विपरीत प्रकृति के समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उससे संबंधित है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = Q × 2L। कोई सा एक आवेश इनटू उनके बीच की दूरी, ये सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और इसका विमी सूत्र ATL होता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं? जैसे HCl, इसमें हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है NH3, H2O। ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और इससे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हम निकाल लेते हैं। अब बात आती है परमाणु जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव होता है या नहीं। कोई भी परमाणु है रखा हुआ है तो वो वैद्युत द्विध्रुव है या नहीं। तो इसको देखिए हम समझेंगे। देखिए, किसी भी परमाणु में
परमाणु में धन आवेश का मुख्य केंद्र कहाँ होता है? उसका नाभिक। देखिए ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनका मुख्य केंद्र क्या होगा? केंद्रित क्या होंगे? यहाँ पर होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन हमारे व्यवस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं, तो इनका भी मुख्य केंद्र कहाँ होगा? यही होगा। तो इस तरह से धन आवेश का मुख्य केंद्र और ऋण आवेश का मुख्य केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, संपाती होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो परमाणु होता है वो द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण नहीं है, वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको किसी बहुत शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होता है? ये हमारे वैद्युत बल के कारण ऋण आवेश का वैद्युत द्विध्रुव, ऋण आवेश का केंद्र और धन आवेश का केंद्र एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का कार्य करते हैं। तो परमाणु वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो वैद्युत द्विध्रुव का कार्य कर सकता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र से बाहर वो वैद्युत द्विध्रुव का कार्य नहीं करता। अब बात आती है जो हमने सूत्र पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहले हम सबसे सिंपल प्रश्न लेंगे और हमने बहुत सारे प्रश्न आपकी इस शीट में भी दे रखे हैं। ये जो शीट दे रखी है ये इस तरह की, इसमें भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये शीट में दे रखे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से कराऊंगा और आप भी थोड़ा सा नोट कर लें और उन्हीं क्वेश्चनों के अनुरूप आप क्वेश्चनों को करने की प्रयास करें। इसमें एक प्रश्न है 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। वो दूरी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो देखिए हल इस तरह से करेंगे। एक यह आवेश है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। 2 आवेश ये कैसे हैं? विपरीत हैं। 2 आवेश विपरीत, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ये 12 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो देखिए Q का परिमाण कितना होगा? ये होगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम। और 12 कितना होगा? 12 होगा 3 × 10⁻² मीटर। अब P कितना होगा? P बराबर Q × 12, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ × 3 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻8 कूलाम मीटर। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ये बहुत ही सरल सवाल था जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह से मैंने और भी क्वेश्चन आपकी शीट में दे रखे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो थोड़ा सा कठिन भी है। क्वेश्चन ये है कि एक आवेशों का निकाय इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। देखिए चित्र के अनुसार +2Q -Q और -Q,
ये एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं इस तरह से, इसकी प्रत्येक भुजा ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, ये ए बी सी सी। क्वेश्चन ये है कि इस निकाय की इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करो। तो देखिए इसको हल हम इस तरह से करेंगे। हल इन दो आवेश को हम अलग अलग ले लेते हैं। किस तरह से ले लेते हैं? एक प्लस क्यू और ये भी माइनस है, ये माइनस क्यू, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव ये बन गया। इसी तरह से एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू ये बन गया। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये ए और ये ए। अब देखिए यहाँ पे इसका वैद्युत आघूर्ण क्या होगा इसका, यहाँ देखिए बी बिंदु पर एक वैद्युत आघूर्ण इस टाइप से होगा। ये हो गया हमारा P1, एक वैद्युत आघूर्ण इस टाइप से होगा P2। तो देखिए P1 बराबर P2 बराबर Q इंटू ए, और इनके बीच में कोण कितना अंश का होगा? 60 अंश का। तो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब देखिए P बराबर Q इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 2QA इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2QA का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा 3QA का होल स्क्वायर, और P इज इक्वल टू QA √3 कूलम मीटर, और इसकी दिशा ये होगी, इसकी जो तो इस तरह से मैंने कुछ आपको उदाहरण कराए, मैंने शीट में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें? तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए दो स्थितियां होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव, एक स्थिति होती है अच्छी स्थिति, एक स्थिति होती है निरक्षी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका ये अक्ष है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे क्या निकालते हैं या इधर की तरफ निकालते हैं तो ये हमारी अच्छी स्थिति कहलाएगी, और अगर हम यहाँ निकालते हैं तो ये हमारी निरक्षी स्थिति कहलाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अच्छी स्थिति।
स्थिति, इसको एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। एक्सियल पोजीशन, ये एक वैद्युत ध्रुव है ए बी, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, ये ओ है, ये एल, ये एक बिंदु है, बिंदु पी। यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो इसके केंद्र से आर दूरी पर है, ठीक है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए ओपी बराबर कितना होगा, ओपी बराबर होगा आर, एपी बराबर क्या होगा, एपी ये आर प्लस एल, बीपी बराबर कितना होगा, आर माइनस एल। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, ये इंपॉर्टेंट भी है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये दूरी होगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा इधर की तरफ होगी क्योंकि ये धनात्मक है, बाहर की ओर, न्यूटन प्रतिकूलम बाहर की ओर। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर 1/4πε0, यहाँ पे मान धनात्मक लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर न्यूटन प्रतिकूलम। इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, ई बी, ये होगा ई ए अंदर की ओर, अब देखिए यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो ये कोण 180 अंश का होगा। अब हमें ये देखना होगा कि ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है। देखिए इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 पर देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ई बी बड़ा है, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी हमारा इधर की तरफ होगा, ये ई। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी। अंतर क्या होगा, E इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। तो देखिए इन दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 क्यू, ये होगा क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और 1/4πε0 क्यू बाहर ले लिया और यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम
चाहे वर्गांतर से ले लिए चाहे स्क्वायर कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा 1/4πε0 Q इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से 1/4πε0 Q 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर देखिए ये होगा 1/4πε0 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा P। ये क्या निष्कर्ष निकल गया है, ये हो गया P। तो अब आगे देखिए, ये देखिए E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है, मान लीजिए इस टाइप का है वैद्युत ध्रुव इतना, और हम बहुत दूरी पर निकाल रहे हैं, तो अगर वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है तो हम क्या लिखेंगे भौतिक विज्ञान की भाषा में, R इज ग्रेटर देन L। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन, इसको हम छोड़ देंगे तो R⁴। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन RQ 2P अपॉन RQ। और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा जो होगी P के अनुदिश होगी। देखो P की भी दिशा इधर की तरफ होगी, ठीक है, P के अनुदिश तो इस तरह से ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और निरक्षीय स्थिति के लिए हम जो हम डेरिवेशन करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वो अगले वीडियो पार्ट 9 में हम आपके सामने समझाएंगे और उसको अच्छी तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी लगाते रहिए। नमस्कार।